फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में आप देख सकते हैं कि जब स्प्रिंग को कोई हमने लोड सस्पेंड नहीं किया, उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। जैसे 100 ग्राम लोड हमने सस्पेंड किया है तो लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई है कितनी, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, 100 ग्राम पे 10 सेंटीमीटर है तो हम रेशियो मेथड से निकाल लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं जो कि 30 सेंटीमीटर पे ले रहे होते हैं, तो नहीं, 30 सेंटीमीटर इज ओवरऑल लेंथ है स्प्रिंग की। आपने एक्सटेंशन लेनी है। लोड का डायरेक्टली रिलेशन होता है एक्सटेंशन के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंशन के साथ, लेंथ के स्प्रिंग के साथ नहीं होता। तो आपने एक्सटेंशन निकालनी होगी, 30 में से 10 माइनस किया 20 सेंटीमीटर बनता है। तो यहाँ पे जब आपने माइनस किया 30 सेंटीमीटर में से, ये देखें 30 है, इसमें से माइनस किया 10 सेंटीमीटर पे, हमने कहा एक्स मैस होगा, हमने रेशियो मेथड लगा के मैस फाइंड कर लिया, वो आ गया 200 ग्राम। ठीक हो गया। एक्सटेंशन निकालनी है तो आप लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ को माइनस करते हो, याद रखना। अच्छा, अब दूसरी बात, स्टूडेंट एड वेट टू एन इलास्टिक कॉर्ड, ही मेजर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड फॉर ईच वेट, ही देन प्लॉट अ ग्राफ फ्रॉम द रिजल्ट एज शोन। ये एक्सटेंशन दी हुई है क्योंकि एक्सटेंशन ही का ग्राफ होता है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। रीजन मैं पहले ही बता चुका हूं, जब भाई लोड ही नहीं होगा तो एक्सटेंशन भी जीरो होगी, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर कुछ ग्राफ हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहे होते हैं तो वो आपके मेजर्ड लेंथ के होते हैं, ठीक है, उसमें एक्सटेंशन फाइंड करनी पड़ती है। कैसे फाइंड करनी पड़ती है? ये लेंथ आपकी ओरिजिनल लेंथ होती है। देखें, जब लोड आपका जैसे 10 सेंटीमीटर था पीछे, तो आपके पास जब लोड नहीं है, जीरो है, तो जो लेंथ आ रही है 10 सेंटीमीटर, वो स्प्रिंग की लेंथ है, वो एक्सटेंशन तो है ही नहीं, ठीक है, यू गॉट इट। तो इसलिए आपको यहाँ पे लेंथ फाइंड करने के लिए, एक्सटेंशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपसे कहा जाता है जी बताएं 1 न्यूटन 2 न्यूटन के ऊपर आपके पास कितनी एक्सटेंशन है। आप इसके सामने जाके देखते हैं, आंसर आ रहा है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर तो टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिंग है, उसमें से आप ओरिजिनल लेंथ को माइनस कर दें, यानी तो ये वाली जो लेंथ होती है L, ये मेजर्ड लेंथ कहलाती है। और ओरिजिनल लेंथ कहाँ से पता चलती है? जहाँ पे लोड जीरो होता है, यानी कि ये लेंथ आपकी ओरिजिनल लेंथ कहलाती है। तो फिलहाल खैर इस एमसीक्यूज का जो आंसर है वो एक्सटेंशन के दरमियान है, और एक्सटेंशन फाइंड करने के लिए मेजर लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ को माइनस करना पड़ता है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है फोर्स एक्ट ऑन द मूविंग रबर बॉल, विच ऑफ दीज चेंजेस कुड नॉट हैपन टू द बॉल बिकॉज ऑफ द फोर्स। चेंज इन द डायरेक्शन भी होता है लेकिन मास में कोई चेंज नहीं होता, बाकी शेप भी चेंज हो सकती है और स्पीड भी चेंज हो सकती है। तो आपके पास जो ऑप्शन ठीक होगा वो होगा नॉट करेक्ट, वो होगा मास में कोई चेंज नहीं आता। एक्सटेंशन ग्राफ आपका दिया हुआ है, लोड भी दिया हुआ है आपके पास, एक्स एक्सिस पे लोड है, वाई एक्सिस पे एक्सटेंशन है, और आपको बताया हुआ है द अनलोडेड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये ओरिजिनल लेंथ है। When an object of the unknown weight is hung on the spring, the length of the spring is the 16.4 centimeter. जो लेंथ स्प्रिंग की वो 16.4 सेंटीमीटर हो चुकी है। What is the weight of the object? अब देखें, जो अनलोडेड है लेंथ वो है 15 सेंटीमीटर, और बाद में जो लेंथ है वो 16.4 हो गई। तो एक्सटेंशन कितनी आई? एक्सटेंशन आई 1.4 सेंटीमीटर की, यानी कि आपने कैसे फाइंड किया? 16.4 में से ओरिजिनल लेंथ जो दी हुई है 15 सेंटीमीटर, उसको माइनस कर दिया। अब 1.4 सेंटीमीटर के सामने जाके चेक कर लें कि वहाँ पे वेट कितना आ रहा है। चेक करते हैं जी, यहाँ से हम 1.4 सेंटीमीटर के सामने जाके बिल्कुल चेक कर सकते हैं और बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। तो जी हमने चेक किया, 1.4 है, ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.4 के सामने हम गए हैं यहाँ पे, और ये 1.4 के सामने हमें नजर आया यहाँ पे दिस वन। तो ये कितना बनता है 1.4 के सामने? चेक करके पता चलेगा कितना बनता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको हम बढ़ाते हैं और इसमें हमें नजर आ रहा है 3 समथिंग समथिंग कुछ बनता है, ये तकरीबन 3.5 के करीब ये बनती है हमारे पास। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, 3.5 मौजूद है जी, बिल्कुल मौजूद है, यस, ठीक हो गया जी। When an object is accelerating, the resulting, जब एक्सेलरेशन होता है तो रिजल्टेंट फोर्स ही की वजह से होता है, जीरो नहीं हो सकती। When an object is moving at a steady speed, the air resistance on it must equal to zero. जरूरी नहीं है, एयर रेजिस्टेंस एक्ट करती भी है, और समटाइम हम देखते हैं कि एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही होती है बैकवर्ड और फॉरवर्ड फोर्स, जब दोनों बैलेंस हो जाती हैं तो फिर स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। When an object is moving at a steady speed, the resultant force acting on it must equal to zero. हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। कांस्टेंट स्पीड होती है तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होती है। When an object is moving, there must be a resultant force acting on it. ये भी जरूरी नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा होता है लेकिन रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो होती है, कोई रिजल्टेंट फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती उस पर, जबकि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा।
अच्छा जी, an experiment is carried out, measure the extension of the rubber band for the different loads. The results are shown below and you can see जब आपके पास लेंथ है 0 न्यूटन की, लोड 0 न्यूटन है तो लेंथ 15.2 है। अच्छा जी, इसमें ये देखना होता है आपने कि ठीक है, जब लोड 2 न्यूटन है तो अब आपके पास एक्सटेंशन आई है 2.1 सेंटीमीटर ना, तो अब ओरिजिनल लेंथ कितनी हो चुकी होगी? 2.1 को आप 15.2 में ऐड कर दें, ठीक है ना। 15.2 में आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17.3 सेंटीमीटर टोटल लेंथ जो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए 17.3 सेंटीमीटर इस टोटल लेंथ 17.3। कैसे पता चला जी? हमने ये 2.1 जो एक्सटेंशन थी इसको ओरिजिनल लेंथ में ऐड किया। हमेशा एक्सटेंशन को ओरिजिनल लेंथ में ऐड किया जाता है फाइनल लेंथ फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये देख लें मेजर लेंथ आपके पास L माइनस एल ओ इज इक्वल टू एक्सटेंशन। तो जब कभी भी आप देख लें आपने फाइंड करनी हो मेजर लेंथ तो ये एक्सटेंशन प्लस LO ओरिजिनल लेंथ हो जाता है। इसी को हम वैल्यू को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। 70 पॉइंट हमारे पास आंसर आ गया 3, ये भी आपका करेक्ट होगा। उसके बाद से द ऑब्जेक्ट इन द डायग्राम इज एक्टेड अपॉन बाय द टू फोर्सेस शोन 2 न्यूटन एंड द 3 न्यूटन्स। What is the effect of these two forces? The object move to the left. लेफ्ट पे कैसे मूव करेगा जी? राइट साइड वाली फोर्स ज्यादा है तो राइट पे मूव करेगा, और राइट पे मूव करते वक्त एक्सेलरेशन भी होगा क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स 0 के इक्वल नहीं है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। तो आपके पास जाएंगे तो आप डी ऑप्शन पे जाएंगे। द ऑब्जेक्ट विल मूव टुवर्ड द राइट विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। राइट पे और कितने फोर्स से मूव करेगा? 1 न्यूटन फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स होगी यहाँ पे 3 में से 2 माइनस कर देंगे। Which property of the object cannot be changed by a force? mass चेंज नहीं होता, बाकी तीनों चीजें चेंज हो सकती हैं। Motion B, shape B और size B. Below are the forces statement about the effect of the forces on the object. 3 of the statements are correct. Which statement is the incorrect? A force can change the length of an object. Change कर सकती है, mass change नहीं कर सकती, तो ये incorrect है। B is the incorrect. अच्छा जी, आप बात करते हैं फोर्स एंड द मोमेंट की, और उसमें नेक्स्ट एमसीक्यूज है। नल प्लेन इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि सारी फोर्सेस बैलेंस होंगी, अपवर्ड डाउनवर्ड के इक्वल होगी और फॉरवर्ड बैकवर्ड के इक्वल होगी। यानी कि आपके पास फोर्स फ्रॉम द इंजन, लिफ्ट फ्रॉम द विंग्स, ठीक है, लिफ्ट फ्रॉम द विंग इक्वल होगा वेट के, और फोर्स फ्रॉम द इंजन इक्वल होगा एयर रेजिस्टेंस के। तो एक ही ऑप्शन है, वो है ए। ठीक है जी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। A girl and a boy are playing in opposite direction as a rope. The force acting on the rope are shown in the diagram. Which a single force has the same effect as the two forces shown? 200 for backward है, 150 न्यूटन इस तरफ है। रिजल्टेंट निकाल लें तो आपका आ जाता है 50, और 50 टूवर्ड्स द गर्ल आएगा, यानी कि 50 न्यूटन्स एक्टिंग टूवर्ड्स द गर्ल विल बी द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, बाकी गलत हैं आपके पास। सेकंड में the wooden plank rests in the equilibrium of the two boundary boulders on the opposite sides of the narrow stream. 3 forces of the size PQ are act on the plank. Upward forces हमेशा downward forces के equal होती हैं, तो sum of the upward यानी P plus R should be equal to Q, और ये हमें नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर B में, P plus R equals to Q. A force act on the moving rubber ball. How many of the following changes? ये भी repeated है। mass में कोई change नहीं होता, बाकी सब में change हो सकता है। A table show the length of the wire as the load increases. Which subtraction should be made to find the extension increased by the 20 Newton load? अब 20 Newton load की वजह से जो हमारे पास extension आई है बता रहे हैं, वो पूछ रहे हैं बताएं कितनी होगी। जब किसी किस्म का लोड नहीं है तो हमारे पास 50 सेंटीमीटर है, 20 न्यूटन होगी तो 54.1 थी। 54.1 में से 50 को माइनस कर दें, यानी कि ओरिजिनल लेंथ हमारी 50 है। कैसे पता चला? जब लोड 0 न्यूटन होता है तो उस वक्त जो लेंथ होती है वो होती है लेंथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ है वो है 50 न्यूटन की, ये आपकी ओरिजिनल लेंथ है, और यहाँ पे ये मेजर्ड लेंथ कहलाएगी 54.1। एक्सटेंशन फाइंड करनी है, L में से LO को माइनस करो, 54.1 माइनस 50, तो आपके पास आंसर आ जाएगा आई थिंक 4 पॉइंट, बल्कि इन्होंने खुद ऑप्शन ही दिया है यार, ये 54.1 माइनस 50, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। अच्छा, द सेकंड वन है, 3 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ऑन अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लेवल रोड, which combination of the forces would result in the car moving at the constant forces? Air resistance, friction, इन दोनों का सम फॉरवर्ड फोर्स के इक्वल होना चाहिए, और वो हमें नजर आ रहा है कौन सी डायग्राम में, यानी कि सी ऑप्शन में। 800 प्लस 200 इक्वल टू 1000 न्यूटन, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल सही है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है,
ये आपका एक्सटेंशन लोड ग्राफ है और यहाँ पे आपके पास पूछा गया है कि बताएं जी व्हाट इज द एक्सटेंशन कॉस्ट बाय द लोड। तो एक्सटेंशन कॉस्ट बाय द लोड इज आपके पास हो जाएगा y में से x माइनस कर दें, आपको एक्सटेंशन मालूम हो जाएगी। टेबल बिलो शोज द लेंथ ऑफ द वायर, ये रिपीटेड है और ये हमारे पास 4.1 था। विच ग्राफ करेक्टली शो द एक्सटेंशन ऑफ द वायर प्लॉटेड अगेंस्ट द लोड। ऑब्वियसली एक्सटेंशन हमारे पास हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ओरिजिन से स्टार्ट होती है, और ये आपके पास जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगी, और यहाँ पर ये जो ग्राफ है आपका ये पॉसिबल नहीं हो सकता, 0 से एक्सटेंशन स्टार्ट होती है और लोड भी 0 होता है, तो डी भी पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि डी में बता रहे हैं कि एक्सटेंशन 50 है और लोड 0 है। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है कि एक्सटेंशन इतनी ज़्यादा आ जाए बगैर लोड के, तो डी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। हाँ सी पॉसिबल हो सकता है। क्यों भी सी पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि यहाँ पे आपके पास ये है, नाउ यू कैन सी ओवर हियर, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया, तो सी इज अ करेक्ट वन। हाँ, ये भी आपके पास ओरिजिनल लेंथ दी हुई है 15.2 सेंटीमीटर है, तो जब आपके पास लोड 2 न्यूटन है 2.1 इसमें ऐड हो जाएगा, 17.3 रिपीटेड है यहाँ पे रिपीट वाइज। सेकेंडली आपके पास आ गया, यहाँ पे उसने पूछा है कि स्प्रिंग सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्टैंड लोड आर एडेड एंड द एक्सटेंशन आर मेजर्ड, विच ग्राफ शो द रिजल्ट ऑफ द प्लॉटिंग एक्सटेंशन अगेंस्ट द लोड। फिर वही बात, एक्सटेंशन लोड का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है भाई, तो डी होगा। यहाँ पर अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस के इक्वल होती हैं, फर्स्ट कंडीशन है, और टर्निंग इफेक्ट भी इक्वल होता है सेकंड कंडीशन है, तो रिजल्टेंट फोर्स इज 0 एंड द रिजल्टेंट टर्निंग इफेक्ट इज 0। दोनों कंडीशन को फुलफिल करना बहुत जरूरी होता है, तभी इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इज द करेक्ट। Which combination of the forces produce a resultant force acting toward the right? राइट साइड पे जो कॉम्बिनेशन लेके जा रहा है वो एक ही कॉम्बिनेशन है जो मुझे नजर आ रहा है और आप भी देख सकते हैं, जो आपको राइट साइड पे मूव करवा रहा है, और वो ऑप्शन नंबर है बी। कैसे? 4 और 3 7 न्यूटन की फोर्सेस राइट साइड पे एक्ट कर रही हैं जो 5 न्यूटन से ज्यादा हैं, तो ये ऑब्जेक्ट राइट साइड पे मूव करेगा विद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगी टुवर्ड्स द राइट। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। यहाँ पे हाँ, विच डायग्राम शोज द रॉड इन द इक्विलिब्रियम। ए का तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ए का इसलिए पॉसिबल नहीं हो सकता कि यहाँ पे देख लें ये भी आपका क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, और सिर्फ सी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। दोनों ही फोर्सेस की वजह से दोनों मोमेंट बैलेंस कर देंगे एक दूसरे को, और यहाँ पे जो फोर्स लग रही है पिवट पॉइंट पे ये 200 लग रही होगी और ये भी 200 लग रही है, तो ये बैलेंस होगा। बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं सर सी क्यों नहीं, यानी कि डी सॉरी बी क्यों नहीं, तो बी इसलिए नहीं कि जब दोनों फोर्सेस इस पे लगेंगी तो ये रॉड ही को ऊपर की तरफ उठा देंगी, ये ऊपर रॉड मूव कर जाएगा, अपनी पोजीशन से ही ऊपर चला जाएगा, यानी कि अपवर्ड मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। और ये आपके पास डी पॉसिबल इसलिए नहीं हो सकता कि 100 न्यूटन की फोर्स यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज मूव करके, तो यानी कि इसको बैलेंस कर रहा था, लेकिन जैसे ही 100 न्यूटन की फोर्स लगी तो ये अनबैलेंस कर दिया इसने इसको। व्हाट आर द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम। बहुत अच्छा एमसीक्यूज और कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करता है कि आपकी रिजल्टेंट फोर्स जो है जो एक्ट होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और टॉर्क भी जो यानी कि टर्निंग इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन पे आपको जाना पड़ेगा। In which diagram shows a brick resting on the smooth surfaces, two equal forces F act on the bricks. तो in which diagram does the brick not move? तो not move वाली कंडीशन एक ही में है, और वो है आपका दोनों फोर्सेस आपके पास जो हैं वो C, अगर आप देखें यहाँ पे तो नहीं सॉरी ए ऑप्शन में अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि दोनों फोर्सेस बैलेंस हैं। ठीक है, इक्वल फोर्सेस एफ एक्ट कर रही हैं दोनों पे, तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन ए है यहाँ पे ये बैलेंस है, जबकि बी में बैलेंस नहीं है। सी में दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड आ रही हैं इसको लेके, तो ये नीचे की तरफ आएगा, और एफ में ये घुमाना शुरू कर देगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें ये नजर आ रहे हैं हमें कि बैलेंस होंगी, और वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, the diagram show a balance being used to find the weight of the baby. The weight of the basket can be ignored. An equilibrium, the pivot is near to the weight W than the baby. Okay, अच्छा
बैलेंस का मतलब ये कि मोमेंट दोनों का सेम है, जितना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उतना ही क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो मोमेंट तो सेम हो गया, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं। मतलब जितना मोमेंट इसका है, जितना मोमेंट आपके पास बेबी का है, बेबी का मोमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि लाइक दिस, कि ये आपका एंटी क्लॉकवाइज टर्न कराने की कोशिश करेगा और वेट इसको क्लॉकवाइज, तो मोमेंट तो इक्वल है। अच्छा, मोमेंट इक्वल है तो हम कंपैरिजन करते हैं कि फिर मास का या वेट का, तो मोमेंट हमारे पास डिपेंड करता है दो चीज़ों पे ना, फोर्स पे यानी कि वेट पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अच्छा, मोमेंट तो यहाँ पे एक कांस्टेंट है, वेट और डिस्टेंस के दरमियान रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब यहाँ पे वेट और डिस्टेंस के दरमियान इन्वर्स रिलेशन, अब यहाँ वेट कम है ना, लेकिन यहाँ पे सॉरी डिस्टेंस ज़्यादा है बेबी का पिवट पॉइंट से, तो इसका मतलब इसका वेट कम हो जाएगा, तो बेबी का जो वेट हो जाएगा वो लेस देन डब्ल्यू हो जाएगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है पिवट पॉइंट से, ठीक है, तो इसका वेट लेस हो जाएगा, और इसका डिस्टेंस कम है तो ये वाला वेट ज़्यादा हो जाएगा। गॉट इट? तो वेट का कंपैरिजन करें हम, तो फिर बेबी का वेट लेस है डब्ल्यू से, तो फिर ये ऑप्शन है। अच्छा जी, ये वाले क्वेश्चन हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड यूजिंग द बैलेंस शोन इन द डायग्राम। द ऑब्जेक्ट इज पुट इन द लेफ्ट हैंड पैन एंड द वेरियस स्टैंडर्ड वेट आर पुट इन द राइट हैंड पैन। दीज आर द रिजल्टेंट फोर्स वेट इन द राइट हैंड पैन। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा जब हमने 0.1, 0.1, 0.05 और 0.02 इन सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है। हमारे पास आंसर आता है सबको ऐड करने पर 0.27। तो जब ये वाले हमारे पास 0.27 होता है, ये वाला वेट, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि बैलेंस टिप डाउन द स्लाइटली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये वाला साइड टिप डाउन चला जाता है, यानी कि इसका मतलब है 0.27 न्यूटन से ये वाला वेट ज़्यादा है। अच्छा, जब ये वाला वेट ऐड करते हैं 0.2, 0.1 और 0.01, ये कितना बनता है, ये बनता है 0.31। तो 0.31 ऐड करने पर ये वाली साइड नीचे आ जाती है और ये वाली साइड नीचे आ जाती है फिर, और ये वाली साइड ऊपर चली जाती है, तो इसका मतलब है इसका वेट 0.27 से लेकर 0.31 के दरमियान में हो सकता है, और वो सिचुएशन बनती है 0.27, 0.31 के दरमियान में। कौन सा ऑप्शन आ रहा है 0.27, 0.31 के दरमियान में? ऑप्शन जो आ रहा है वो है 0.29, तो आपका बी ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, आई होप दिस वन विल बी क्लियर, नहीं तो आप दोबारा उसको रिपीट करके देख लें। 4 rings are screwed into a door as shown, or the door can be opened by putting a hook into the one of the ring and the pulling। देखिए जी, जितना टर्निंग इफेक्ट बेसिकली डोर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। वो वर्क है जी मोमेंट का, और मोमेंट में आपकी जो फोर्स है वो तो सब पे सेम अप्लाई करेंगे ना। अब डिस्टेंस जहाँ पे ज़्यादा अप्लाई करेंगे वहाँ टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। अब किसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ए का डिस्टेंस तो बहुत ही कम है, उससे ज़्यादा फिर बी का है, फिर उसके बाद डी का है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस बनता है सी का। तो सी पे जब आप फोर्स लगाएंगे तो उसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस पिवट पॉइंट से सबसे ज्यादा है। ठीक है जी, सिंपल बैलेंस हैज द टू पैन्स सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड ऑफ द आर्म ऑफ द इक्वल लेंथ। व्हेन इट इज बैलेंस्ड द पॉइंट इज एट द जीरो। 4 masses in the totals are placed on the pan with 1 or more on the pan X and the rest on the pan Y. Which combination of the masses can be used to balance the pan? अच्छा जी, 1 ये हम यूज़ करेंगे, कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए कम से कम। अच्छा जी, आई थिंक ये बी वाला ऑप्शन 5 ग्राम 1, 2, 2। देखें ये वाले कॉम्बिनेशन में, ये कॉम्बिनेशन जो उठा के हम एक पैन में रखेंगे तो ये बन जाएगा 5, और एक पैन में हम रखेंगे 5, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस हो जाएंगे। ठीक हो गया, 5, 5, ये भी 5 बन जाएगा कॉम्बिनेशन, और ये 5 हमारे पास एक मास होगा और वो दूसरे पैन में रखने पे बैलेंस हो जाएगा। आई होप दिस वन विल बी क्लियर। अच्छा जी, यहाँ पे 1, 2 से हैवी है, 3, 2 से हैवी है, 4, 2 से लाइटर है। तो विच ऑब्जेक्ट इज द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट? सबसे लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? 2 तो 2 लगता है लाइटेस्ट है, लेकिन 2 से भी लाइटेस्ट 4 है, क्योंकि देखें 2 जो है हमें देखने में लग रहा था लाइटेस्ट है क्योंकि 1 हैवियर है, 3 हैवियर है, लेकिन जब हमने 4 को देखा तो वो 4 तो 2 से भी लाइटेस्ट निकला ना, क्योंकि वो 2 वाली साइड डाउन चलेगी, तो 4 इज द लाइटेस्ट वन। 2 forces acting on the object, तो which situation is impossible for the object to be in equilibrium? 2 forces acted in the same direction. The 2 forces act on through the same point. The 2 forces are the same type. The 2 forces are the same size.
अच्छा, इसमें उन्होंने पूछे थी बताएं इसमें तो टू फोर्सेस एक्ट इन द सेम डायरेक्शन में अगर एक्ट कर रही होंगी तो ऑब्वियसली बॉडी मूव करेगी, तो आपके पास इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ओके, देन सॉरी बहुत ज़्यादा नीचे चले गए। वेट, जी इसके बाद हमने देखना है